हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसका बेल आइकन का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भाषा। भाषा अर्थात लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। भाषा इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। ये जो भाषा है, सबसे पहले हम समझेंगे भाषा है क्या। आपने देखा होगा इस पृथ्वी लोक पर, इस धरती पर, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जीव, जानवर, मनुष्य सभी हो, वो सब किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बस अंतर इतना है कि हम एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते। ये भाषा क्या है? जैसे इसको जनरली तौर पर हमारे मुंह से जो निकलने वाली ध्वनि है, जिसके द्वारा हम अपने मन के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, अपना संवेदना है, उनको प्रकट करते हैं। जिस माध्यम से उसको हम प्रकट करते हैं वो माध्यम हमारी भाषा कहलाती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब अपनी मुंह से जो है ध्वनियां निकालते हैं, किसी न किसी रूप में वो अपनी बात को प्रकट करते हैं। ये सब भाषा की श्रेणी में आता है। सबसे पहले यदि हम भाषा की बात करें तो यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को लिखकर, बोलकर, निश्चितता के साथ पूर्ण करके प्रकट कर सकता है, या अपनी बात को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। इसको आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं। यानी कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, या संकेत के द्वारा पूर्णता, निश्चितता से अपने भाव, विचार या संवेदना को प्रकट करता है। यानी इसको सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोल करके, लिख करके या संकेतों के द्वारा, साइन लैंग्वेज जिसको बोला गया, संकेतों के द्वारा पूर्णता से, निश्चितता से अपने भाव, विचार या संवेदना को प्रकट करता है। मनुष्य को कोई भी बात कहनी है या तो वो लिख करके कहेगा, या वो जबान से बोल करके कहेगा, या फिर वो कोई इशारा करेगा जिसको हम संकेत बोलते हैं। और जिससे हम ये बात कर रहे होते हैं, जिसको अपनी बात कहनी होती है, वो सुनकर, लिखी हुई बात को देखकर या संकेतों को समझकर उसका भाव ग्रहण कर लेता है और वो उसकी बात समझ लेता है। तो ये जो माध्यम है दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है, इसको हम भाषा कहते हैं।
और इस भाषा का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब मैं इसकी विशेषताओं में बात करूँगा तो इसके महत्व पर भी बात करूँगा। तो ये सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसके जो भाषा है, जिसको हम भाषा कहते हैं, ये कितने रूपों में। इसमें मैंने 2-3 बातें की, एक तो लिखकर, एक बोलकर और एक संकेतों के माध्यम से। तो जैसा कि इसके रूप या प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। मैं इसके रूप पे बात करता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। अब मैं बात करता हूं भाषा के रूप या प्रकार। ये जो भाषा है इसको हम कितने रूपों में देख सकते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहली बात जैसा मैंने बताया, सबसे पहले इसका जो एक तो होता है मौखिक रूप, मौखिक भाषा। देखिए मौखिक भाषा में भी हम भाषा के ध्वनि संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। जब हम लिखित भाषा की बात करेंगे तो उसमें भी यही आएगा। मौखिक भाषा अर्थात मुंह से बोलकर अपनी बात को प्रकट करना, ऐसी भाषा जिसको हम मौखिक रूप से मुंह से बोलते हैं। इस भाषा की अगर बात करें तो ये चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, तो बोलकर कोई भी व्यक्ति अपनी बात दूसरे को कह सकता है, क्योंकि वो उसे सुन करके ग्रहण कर लेगा उसका भाव। ये एक ऐसा रूप है जो भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी मतलब यदि कोई बात हमने बोल दी तो बोल दी, उसको दोबारा हम संजो करके नहीं रख सकते, जैसा कि लिखित भाषा में होता है। लिखित भाषा में यदि हमने कोई बात लिख करके आपको कही है तो उसे संग्रह करके रखा जा सकता है कि किस तारीख को कौन सी बात किसने कही थी। लेकिन मौखिक भाषा में ये सुविधा नहीं है। मैंने कोई बात कही, कुछ देर बाद आपने सुना, उसका भाव ग्रहण किया, थोड़ी देर बाद पूछा मैंने क्या बोला था, तो आपको शायद उसका अर्थ याद रहे, लेकिन मैं बाद में ये भी कह सकता हूं मैंने ऐसा नहीं बोला, तो प्रूफ नहीं है। वो अस्थायी रूप है, उसमें स्थायित्व नहीं है। खैर, लेकिन इसे पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति यानी साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुंह से बोली जाती है और इसमें ध्वनि का प्रयोग होता है। एक तो ये हुआ। दूसरी भाषा जो होती है हमारी, वो होती है लिखित भाषा। अब ये लिखित भाषा क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। भाषा केवल भाषा है, ये मैं भाषा के रूप में बात कर रहा हूं। जब लिखित भाषा की बात आती है तो लिख करके अपनी बात कहना, इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी हमने कोई बात कागज पर लिखी या किताब में लिखी, चाहे हमने कहानी लिखी या कविता लिखी या कोई पत्र लिखा या अखबार में कोई खबर छपी है, लिखी है, तो वो जो लिखित रूप है भाषा का, वो लिखित भाषा है। उसको हम लिखित भाषा कहते हैं, जो लिख करके अपनी बात या अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। और इस लिखित भाषा में होता क्या है, लिखित भाषा में भाषा के जो ध्वनि संकेत हैं, ध्वनि संकेत को हम लिखते हैं। अब ये ध्वनि संकेत क्या है, किसी भी भाषा की मूल इकाई जो है वो वर्ण होती है। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। भाषा की मूल इकाई है वर्ण, यानी जिसको हम कहते हैं अक्षर, यानी अ या आ। अब ये जो अ की हमने ध्वनि निकाली, ये साउंड जो है अ, ये है ध्वनि, और इसका ध्वनि संकेत है ये अ। तो ये जो ध्वनि संकेत है आ या छोटी ई या बड़ी ई, ऊ, क, ख, ग, ये जो ध्वनि मैं निकाल रहा हूं, इन ध्वनियों को स्थापित करने के लिए, इनको समझने के लिए कि कौन सी ध्वनि है, तो उसके लिए अक्षर बने हैं, ये वर्ण बने हैं, ये इनको बोलते हैं ध्वनि संकेत। जैसे क, तो ये जो ध्वनि संकेत है, अक्षर है, इन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करके ही लिखित भाषा के द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। ये लिखित भाषा की एक बात हुई। और ये लिखित भाषा की अगर बात करें तो लिखित भाषा में जो भी इसमें स्थायीपन होता है, इसमें जो बात कही जाती है, जिन विचारों को रखा जाता है, जिन विचारों को हम प्रकट करते हैं, जिन भावनाओं को हम एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं, इसको संग्रहालय में पुस्तकों के द्वारा, पुस्तकालय के द्वारा, पत्रों के द्वारा इसको संरक्षित करके रखा जा सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किया जा सकता है, और ये इसमें स्थायीपन होता है क्योंकि इसे हम संभाल करके रख सकते हैं।
और ये स्थायी इसलिए भी होता है कि ज्यादा महत्व लिखित भाषा का ही होता है। जबानी तौर पर किसी ने कोई बात कही, वो बाद में मुकर जाता है, तो आप क्या करोगे उसका। लेकिन लिखित बात में अगर कोई आ गई, लिखित भाषा में कोई बात कही गई है, तो बाद में वो साक्ष्य के रूप में काम करता है कि ये बात इतने तारीख को कही गई थी, ये लिखित रूप में हमारे पास इसका दस्तावेज है। तो इसमें स्थायीपन होता है, मौखिक भाषा में स्थायीपन नहीं होता। तो ये तो भी मौखिक भाषा, दूसरी भी लिखित भाषा, ये भाषा का दूसरा रूप है। एक इसके अलावा इसी भाषा को हम तीसरे रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति अपने बात को मौखिक रूप से कहता है, तब भी माध्यम भाषा ही होती है अपनी बात को पहुंचाने का। लिखित रूप में कहता है, तब भी भाषा ही माध्यम है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। और जब इन दोनों को छोड़कर तीसरे नंबर पे हम सांकेतिक भाषा पे आते हैं। संकेतों की भाषा या सांकेतिक भाषा, सांकेतिक या संकेतों की भाषा जब यहां हम आते हैं, तो यहां भी हम संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये जो भाषा है, वैसे तो भाषा के दो ही रूपों को मान्यता दी गई है। ये कहा गया है कि लिखित और मौखिक भाषा दो ही रूप महत्वपूर्ण है। इसको कुछ विद्वान महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग जो गूंगे हैं, बहरे हैं, मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो सब जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। और क्योंकि संकेतों की भाषा का अपना महत्व है, इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते। इसका आज भी बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा संकेतों की भाषा में सबसे ज्यादा आज इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक ऐसी भाषा है कि इसमें कम समय में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा काम हो जाता है। ये इसके संकेतों की जो भाषा है, संकेतों की जो भाषा है, इसको हम तीन रूप में लिख सकते हैं। संकेतों की भाषा के तीन रूप हैं। इसको देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए, नंबर एक तो करेंगे विभिन्न रंगों के संकेत। एक तो ये हो गया, क्योंकि रंगों के जो संकेत होते हैं वो भी एक भाषा होती है। और दूसरा हो जाता है इसमें ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत। और तीसरा हो जाता है आंगिक संकेत। आंगिक संकेत। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इस सांकेतिक भाषा के ही उप जो है रूप है। जैसे विभिन्न रंगों के संकेत, इस पे अगर बात करी जाए नंबर एक पे, विभिन्न रंगों के संकेत का मतलब आपने देखा होगा, आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं, चौक पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, लाल बत्ती जली है, एक शब्द नहीं बोला, कोई लिखा नहीं, लेकिन उसने तमाम जितने भी लोग वहां जा रहे एक जरा से इशारे में सबको जाम कर दिया कि आप रुक जाइए। कुछ देर रुकने के बाद फिर हरी बत्ती जलती है, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ लिखे, एक संकेत में, एक सिग्नल में वो कहती है अब चलिए। कई बार पीली बत्ती जलती है जो ये बताती है कि लाल बत्ती आने वाली है या हरी बत्ती आने वाली है, वो भी एक संकेत है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस के ऊपर एक बत्ती लगी रहती है, उसमें एक तो कलर है, मैं कलर की बात कर रहा हूं, तो उसका रंग भी अलग होता है। अब दूसरे पे जब आऊंगा तो उसमें ध्वनि भी होती है साथ साथ। तो ये तो हुई रंगों की बात कि जो जगह जगह आपने देखा होगा लाइटिंग पे, चौक पे, चौराहा पे, सड़कों पे, इनका अलग अलग मतलब होता है। सफेद रंग की पट्टी का अलग होता है, जहां आपका ब्रेकर बना होता है वहां सफेद रंग के पट्टे बने होते हैं, वो इशारा करते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रेकर बना हुआ है, आप स्पीड को कंट्रोल करिए। तो जिसको जानकारी है वो स्वयं उसको गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। तो इनका बड़ा महत्व है और ये बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक आदमी इतने लोगों को रोकेगा, कैसे रोकेगा, कोई किसी ने आवाज सुनी ना सुनी, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है। तो इस भाषा को हम नकार नहीं सकते, इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस सांकेतिक भाषा जो है इसका महत्व है, इसको हम नकार नहीं सकते। दूसरा,
दूसरा, अगर ध्वनि संकेत की हम बात करें तो आपने देखा होगा ये ध्वनि संकेत का मतलब है ध्वनि का संकेत, यानी ध्वनि का इशारा। स्कूलों में आप घंटी बजाते हैं, प्रेयर की घंटी अलग होती है, टन 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 टन, फिर आप प्रेयर के लिए सारे बच्चे बगैर बुलाए खड़े हो जाते हैं। प्रेयर के बाद आप घंटी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो एक घंटी बजती है, पहला पीरियड हो गया, दूसरी घंटी पे 2 पीरियड, 3 पीरियड। तो स्कूलों की व्यवस्था में अनुशासन बना रहता है। इसके बाद सायरन आपने देखा होगा, किसी किसी गाड़ी का सायरन बजता है, एम्बुलेंस में सायरन बजता है, जो मैं बता रहा था यहाँ, उसमें लाल रंग की बत्ती रहती है, किसी किसी में नीली रहती है। तो उनका अपना महत्व है। और वो सायरन जो है गाड़ी का, एम्बुलेंस का या किसी अग्निशमन वाली गाड़ी का, जो आग फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, वो भी जब जाती है तो उसकी एक सायरन बजता है अलग से, और रोड खाली होता चला जाता है। एम्बुलेंस जब चलती है तो उसकी अलग एक आवाज होती है, ध्वनि होती है, और उसकी जो ध्वनि है उससे लोग समझ जाते हैं कि इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस आ रही है, तो तुरंत रास्ता मिलता चल जाता है। तो इसका भी अपना एक महत्व है ध्वनि संकेतों का। इसके अलावा ध्वनि संकेत में आपने देखा होगा सीटियां बजा करके किसी चीज को बुलाते कई बार, और ये पुरानी भाषा है, आज की नहीं। पहले जब लोग गांव में, जैसे मुझे अगर याद आ रहा है तो पहले जब जैसे लोग गांव में गाय भेड़ बकरी चराते थे जंगल में, तो जैसे बकरियों को बुलाना होता था तो वो उसको आवाज पे, संकेत पे जो है उसको एसोसिएट कर देते थे। कैसे? कुछ नमक की जो डलियां होती, डली वाला नमक आता, अब तो टाटा का आ रहा है, तो उसकी डली को पत्थर पे रखा और ऐसे फेंक करके फटफट करके बजाते थे, और फिर बकरियों को बुला के नमक देते थे। तो 2-4 दिन के बाद ये होता था कि जैसे ही पत्थर बजाते थे, खाली सारी बकरियां एक जगह इकट्ठी हो जाती थी। और ये आज भी होता है, बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ध्वनि संकेत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत थोड़ी भाषा में बड़ा काम करते हैं। एक तो ये हुआ, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मस्जिद में, मंदिर में घंटी बजने का अपना अलग मतलब है, मस्जिद में अजान होने का अपना अलग मतलब है। ये सारी जो ध्वनि संकेत हैं, ये हमें बताते के हैं कि अभी हमारा अब क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्या हम आगे करने वाले हैं। तो इसका सांकेतिक भाषा का बहुत महत्व है। तीसरा, इसके अलावा जो तीसरा भाग है वो है आंगिक भाषा। आंगिक मतलब अंगों की भाषा, आंख के द्वारा, आंख का इशारा करना, ये हमारे संवेदना को प्रकट करता है। ओठ के द्वारा खुशी जाहिर करना, क्रोध प्रकट करना, नजरों से, भावों से, ये हमारे चेहरे से, एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। हमारी जो समय, हम खुशी हैं कि दुखी हैं, ये हमारे चेहरे के हाव भाव देख करके, आंखें दिखाना, मुहावरे भी सुने होंगे आपने, किसी को आंख दिखाना तो क्रोध प्रकट कर रहे हैं, किसी को मुस्कुरा के बात करें तो आप उससे जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जो आंगिक भाषा है, अंगों की भाषा है, या फिर हाथ से आप किसी को इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं तो आने का संकेत कर रहे हैं, तो वो भी एक भाषा है। या गर्दन से आप ऐसे करके कह रहे हैं तो सामने वाले को पता है कि किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं। तो ये जो आंगिक भाषा है, इनका अपना महत्व है, बगैर बोले, बगैर लिखे, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। तो ये जो भाषाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हालांकि विद्वान 2 ही भाषा को महत्व देते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा, जैसा कि मैंने बताया, इसका अपना महत्व है, इसे हम नकार नहीं सकते। अब थोड़ी सी एक नजर अगर हम डालें तो ये भाषा क्या है, भाषा किस बात का जो है महत्व है, इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं जनरल भाषा में कहूँ, इसकी विशेषताओं की बात बताऊं, तो एक सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं विशेषताएं क्या है। भाषा क्या है? भाषा आपके व्यक्तित्व का पैमाना है। यदि मैं अपनी भाषा में कहूं, व्यक्तित्व मापन का पैमाना है। आपकी भाषा से सामने वाले को पता लग जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं कि अयोग्य हैं, शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं। ये आपकी योग्यता अयोग्यता का पैमाना है। इसको अयोग्यता ऑब्लिक योग्यता का पैमाना, मैं इसको ये कह सकता हूं, योग्यता का पैमाना है। आपकी भाषा से आपको पहचाना जा सकता है, आपके गुण, आपके व्यक्तित्व का, आपकी भाषा शैली, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, ये सामने वाले को बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कितनी बुद्धि आपके अंदर है, बुद्धि है कि नहीं है, या आप बेवकूफ हैं या मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। सब कुछ एक भाषा के द्वारा पता लगता है। क्योंकि भाषा बोलते समय जिन शब्दों का आप चयन करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं,
सामने वाले को ये पता लग जाता है कि ये जिन शब्दों का मेरे लिए प्रयोग कर रहा है, अपनी बात को कहने के लिए कर रहा है, इसकी योग्यता का लेवल क्या है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी भाषा सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सुसंस्कृत हो, सुसभ्य हो, सरल हो, बोधगम्य हो, यानी समझ में आने वाली हो, लेकिन सम्मानजनक भी हो। क्योंकि जब शब्दों का चयन हम गलत तरीके से करेंगे तो उससे हमारी अयोग्यता ही प्रकट होगी। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये समाज के द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा में आपने देखा होगा, नित्य रोज नए नए शब्द आते रहते हैं, पुराने शब्द छूटते जाते हैं, और भाषा का जो शब्द भंडार है, शब्दकोश है, वो धीरे धीरे बृहद होता जाता है। एक पेड़ की शाखाओं की तरह नई नई शाखाएं उस पर निकलती जाती है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। एक तो ये, दूसरी ये सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रह करके ही हम भाषा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले चाहे हम लिखे हो, पढ़े हो, या अनपढ़ हो, या गंवार हो, भाषा प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, चाहे उन्हें स्कूल का दरवाजा देखा हो या न देखा हो। कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ होगा वो भी बहुत सभ्य तरीके से अपनी बात रखना जानता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो सभ्य तरीके से ही बोलेगा। लेकिन भाषा के साथ साथ मैंने इसलिए कहा कि भाषा हमारी योग्यता का पैमाना भी है। इससे हमारे संस्कारों का, हमारे ज्ञान का, हमारे व्यवहार का, आचरण का, सबका पता चल जाता है। सामने वालों को हमारी भाषा से ही पता लग जाता है कि हम कितनी योग्यता रखते हैं। तो ये सामाजिक प्रक्रिया भी है, एक ही। दूसरे, अगर मैं कहूं कि मान सम्मान की बात है, तो मान सम्मान जो है ये उसकी भी जनक है भाषा। आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है समाज में, परिवार में, घर में, कहीं भी, दोस्तों में, तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल भाषा होती है। आपके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही रुपया हो, कुछ भी हो, आप कितनी दौलतमंद हो, लेकिन अगर आपकी भाषा खराब है, भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द खराब हैं, तो कभी आपको सम्मान नहीं मिल सकता, कभी आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। आपसे लोग भय खा सकते हैं, आपसे लोग, अगर आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दूर किनारा करना शुरू करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वजह क्या है। तो सम्मान और मान सम्मान पाने के लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो हमारी भाषा है, भाषा शैली है, भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, किस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये, और अपमान की बात अगर की जाए तो जितना भी अपमान हमें मिलता है, दूसरों के द्वारा हमारा जो सम्मान है वो छीन किया जाता है। अगर दूसरा आदमी हमारी तौहीन करता है या बेइज्जती करता है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी भाषा है। कहीं ना कहीं हमने कोई भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जिससे दूसरे आदमी को तकलीफ हुई है, इसलिए उसने हमारा सम्मान छोड़ दिया। तो भाषा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा केवल लिखने तक सीमित नहीं है, भाषा केवल बोलने तक सीमित नहीं है। भाषा हमारा व्यवहार है, भाषा हमारा आचरण है, भाषा हमारी सभ्यता है, भाषा हमारी संस्कृति है, भाषा हमारा समाज है, भाषा हमारा परिवार है। यदि सब कुछ विषय मिला करके कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जब तक हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी, भाषा सरल नहीं होगी, बोधगम्य नहीं होगी, और सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, दूसरों के लिए आदर पूर्वक का भाव हमारी भाषा में नहीं होगा, दूसरों के लिए प्रेम का भाव हमारे भाषा में नहीं होगा, ये सारा भाषा के द्वारा पता लगता है, तो हमें ना तो सम्मान मिलेगा, ना हमसे कोई बात करेगा, ना हमसे कोई प्रेम करेगा। सब चीज़ों का नुकसान हमारा लगातार होता चलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है जीवन में। आप किसी पद पे जाएं, किसी छोटे पद पे जाएं, बड़े पद पे जाएं, पद के अनुरूप, अपनी गरिमा के अनुरूप आपकी भाषा में भी बदलाव होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये थी आपकी भाषा की विशेषताएं। मैंने छोटे से सैंपल के तौर पे छोटी छोटी बातें आपको बताई, बाकी आप किताबों से भी पढ़ेंगे और तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन भाषा आपके जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। वो भाषा ही है जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है, और वो भाषा ही है जो आपको अर्श से फर्श तक ला सकती है। तो ये जो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है भाषा का चैप्टर। तो अगले वीडियो में हम इसके दूसरे बिंदुओं पे बात करेंगे, ध्वनि के बारे में बात करेंगे, इसके वर्णों के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय भी हमें लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम और अच्छे ढंग से आपको वीडियो दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।